मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं लेके आया हूं आप सबके लिए कक्षा 6 के भूगोल के अध्याय 3 और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे पृथ्वी की गतियां। आखिर गतियों के कारण क्या क्या होती है, गतियां कितने प्रकार की होती हैं और इस गतियों का क्या महत्व है, तो इसको हम जानेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करें। तो देखिए, हम सभी जानते हैं क्या कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। पहले को क्या कहते हैं हम? पहले को घूर्णन कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को कहते हैं परिक्रमण। दूसरे को परिक्रमण हम कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी कि अब इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए कैसे कि अब जैसे कि ये देखिए इस तरीके से है। अब अगर इस पे जाए ना कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि इसके चारों तरफ ऐसे अगर घूमती है, इस तरीके से घूमती है कोई भी ग्रह, यानी कि पृथ्वी जब घूमती है तो इसको कहते हैं परिक्रमण। ये इसका अक्ष है। जबकि अगर कोई इस तरीके से अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है, तो ये जो है ना अपने अक्ष पे घूमना क्या कहलाता है? इसका अपने अक्ष पे घूमना और ये चारों तरफ घूमना। ये देखिए चारों तरफ ये इस तरीके से जब घूमती है तो यह है इसका परिक्रमण। और जब ये अपने अक्ष पे घूमेगी तो तब ये क्या क्या कहलाती है? घूर्णन। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जरा इसमें इस चित्र में हम लोग देखते हैं। यहाँ ये देखिए, जरा इस चित्र में ये देखिए कि अब यहाँ पे ये जो है, ये देखिए यहाँ ये वाला जो भाग है, यहाँ से यहाँ यह है 66.5 डिग्री और ये जो है ये डॉटेड लाइन, ये है पृथ्वी का कक्षीय समतल और इस पे ये लंब है। तो इसके बीच का जो कोण है वो झुकाव कोण कितने डिग्री का है? 23.5 डिग्री का है। तो पृथ्वी का अक्ष का झुकाव तथा झुकाव कोण कितना है? तो वह है 23.5 डिग्री का। ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे हम इसमें जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसे कि आप ये चित्र 3.2 में देख सकते हो। ये देखिए, ये सिर्फ इस भाग पे सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही है। तो इस भाग पे क्या है? दिन है। जबकि दूसरी भाग पे, यानी कि ये वाला जो भाग है ये क्या है? रात है। और जिस वृत्त के द्वारा, यानी कि ये जो एक आप इसमें लाइन ये देख रहे होंगे, ये बीच से जो ये लाइन है, सॉरी, ये बीच से जो ये लाइन है बीच से, वो क्या है? बीच से ये जो यहाँ पे बीच में जो कि अंधेरे और उजाले को अलग अलग करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। तो ग्लोब पर सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरी भाग को जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। आप एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ ये देखिए, अरे एक मिनट, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये वाली बीच में जो लाइन है, बीच में एकदम बिल्कुल डार्क सी लाइन दिख रही होगी, जो कि यहाँ पे ये बीच में है। बीच में ये जो लाइन गई है ये क्या है? प्रदीप्ति वृत्त है।
यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो। ये अक्ष से अक्ष इधर है, यहाँ पे ये देखिए, ये है अक्ष, यहाँ पे ये जाना, ये इस तरीके से है, और ये अक्ष इस तरीके से है, तो ये अक्ष से नहीं मिलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? लगभग 24 घंटे का समय लेती है, जो कि घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, और इसी को हम दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। अब आगे की बात हम लोग करते हैं कि अब आगे देखिए कि एक फैक्ट्स है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। क्योंकि आर्यभट्ट का जन्म जो है ना ईसा पूर्व में हुआ है, और लगभग क्या है वो ध्यान नहीं है मुझे कितने ईसा पूर्व में हुआ है, तो ये ईसा पूर्व के थे, तो इसलिए यानी कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और पृथ्वी गोल है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो सूर्य के चारों तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। यानी घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा कि एक तरफ, जिस तरफ वो पृथ्वी घूमी हुई है सूर्य के तरफ, उधर क्या होगा, पूरा दिन होगा, और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, अभी तक हमने बात किया है पृथ्वी के घूर्णन की। अब दूसरी गति है पृथ्वी की, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी की दूसरी गति, जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है, कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ इसमें देख सकते हो, इस चित्र में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे है पृथ्वी, फिर उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से जाना। यहाँ पे ये बीच में सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। और पृथ्वी एक वर्ष यानी कि एक परिक्रमण पूरा करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 365.1/4 यानी 365 से ही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, और हम लोग इसको 365 मानते हैं, और 6 घंटे को अपनी सुविधा के लिए नहीं जोड़ते हैं। और क्या होता है कि 4 वर्षों में 6 गुना 4 ये कितना हो जाता है? 24 घंटे के बराबर हो जाता है। तो ये अतिरिक्त दिन जो होता है उसे फरवरी महीने में जोड़ा जाता है, और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह 28 के बदले 29 हो जाता है, और ऐसा वर्ष 366 दिन होता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो लीप वर्ष है या नहीं है, इसको पता करने का क्या हमने अभी फॉर्मूला पता कर सकते हैं कि 4, हर एक 4 साल के बाद एक दिन जुड़ता है ना, तो 4 से भाग दे दीजिए। जैसे कि 2021 है, तो 2021 में 4 से भाग दोगे तो 4 पंचे 20, और 4 पंचे 20, एक शेष बच गया ना, तो यानी कि ये लीप वर्ष नहीं है। जिसमें शेष नहीं बचेगा वो लीप वर्ष है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए जरा चित्र, ये देखिए, ये इस चित्र में आप ये देख सकते हो, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब इस तरीके से देखिए, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए, पृथ्वी के अलग अलग स्थिति में परिवर्तन होने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब जैसे कि इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पे ये 21 मार्च की स्थिति है, ये 21 जून की स्थिति है, और ये आपका 23 सितंबर की स्थिति है, और ये आपका हो गया 22 दिसंबर की स्थिति। तो इस तरीके से ये अलग अलग स्थिति में अलग अलग ऋतु होता है। तो अब आगे की बात हम लोग जानते हैं इसमें कि क्या होता है कि देखिए, चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है।
ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी होती है, गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन या सबसे छोटी रात होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब जरा यहाँ देख लीजिए, इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ ये देखिए, ये है। अब यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे सीधी पड़ रही है किरणें सूर्य की इस कर्क रेखा पे। तो ये वाला जो भाग है, यहाँ पे क्या होता है कि रेगुलर इस एरिया में लगातार 6 महीने तक पड़ती है। मतलब क्या पड़ती है? धूप पर मतलब रोशनी पड़ती है। तो ये वाला जो एरिया होता है आपका, ये वाला, इसमें जो है ना क्या होता है कि 6 महीने तक दिन होता है। और 21 जून की जो ये अवस्था है, 21 जून की का, तो ये इसमें क्या होता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि गर्मी का मौसम होता है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो इस तरीके से ये होता है। अब फिर आगे जब ये मौसम बदलता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, और ये है उत्तर अयनांत। और उसके बाद है ये 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर के बारे में हम आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के, अब ये यहाँ पे ये देखिए, अब इसको हम यहाँ से समझते हैं कि ये देखिए, ये 22 दिसंबर की अवस्था है। तो 22 दिसंबर में क्या होता है कि ये जो सूर्य की किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। तो मकर रेखा पर सीधी पड़ने के कारण क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध मतलब दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि इस दक्षिणी ध्रुव पर नीचे, इस दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक दिन की अवस्था होती है। और यह जो है ना उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि यहाँ सूर्य की रोशनी एकदम बिल्कुल तिरछी पड़ती है, और तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे 6 महीने तक ठंड का मौसम होता है। और इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे 22 दिसंबर को यह दक्षिण अयनांत की अवस्था होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ठंड का मौसम होता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के मौसम में क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। फिर उसके बाद यही अवस्था जब बदलती है तो यह अवस्था हो जाती है आपकी ये वाली अवस्था हो जाती है, यानी कि 21 मार्च को। तो 21 मार्च को क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक तरफ जो है ना, ये शरद ऋतु खत्म होने को होता है, यानी कि बसंत ऋतु होता है। यहाँ पे ये एक तरफ जो है ना बसंत ऋतु होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ होता है आपका शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। यानी कि बसंत ऋतु कहाँ होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि उत्तर ध्रुव की तरफ। और शरद ऋतु कहाँ होता है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। और इसका उल्टा कब होता है, 23 सितंबर को, यानी कि ये वाला। तो इस समय में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो होता है, यानी कि इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि जो उत्तर ध्रुव है वहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ शुरू हो जाती है शरद ऋतु, यानी कि ठंड की शुरुआत होती है। और धीरे धीरे ठंड की शुरुआत होती है, गर्मी खत्म होता है, और 23 सितंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु का मौसम होता है, यानी कि ना तो ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। तो इस तरीके से हमने देखा कि परिक्रमण के कारण ये परिवर्तन आते हैं। अब वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में
प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक उल्टा उत्तरी गोलार्ध में होता है, यानी कि लंबी रातें और छोटे दिन। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि 22 दिसंबर को जाहिर सी बात है गर्मी है, तो 25 दिसंबर को भी गर्मी हो गई। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा तीसरे अध्याय को, और इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे, प्रश्न उत्तर के माध्यम से करेंगे इसका रिवीजन। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टेक सेफ।